Dear students, welcome in this class. आज हम लहाजा की ओर के अंतिम भाग की जानकारी लेंगे। आपने कल ये जाना था कि लेखक अपने मित्र सुमंत के साथ डाणा को पार करते हुए अर्थात ऊंची पर्वतीय इलाके को पार करते हुए निचले इलाके में पहुंच चुका है और वो लंगपुर नामक स्थान पर आ चुका है। वहां पर तिंगरी समाज गेल नामक एक टापू पर वो पहुंच चुका है। आपने कल ये जाना था। अब आज वो तिंगरी समाज गेल से आगे की तरफ प्रस्थान कर रहा है। मेरे प्रिय छात्रों, तिंगरी समाजगिरी में बहुत सारे यजमान मिले थे सुमति को। उसके आसपास के गांव में सुमति अर्थात जो लेखक का मित्र है, जो उसके साथ इस यात्रा पर है, वह कुछ दिनों के लिए लेखक से अलग होकर के पास के गांव में कपड़े की पतली पतली चीरी से एक बत्ती बनाते थे जो अपने यजमानों को देते थे। उसका एक डंडा अर्थात उसका एक इकट्ठा भाग जो होता है, उसको इकट्ठा करके जो ग्रुप को बांध करके एक जगह पैक कर दिया जाता है, उसको गंडा कहते हैं। उस गंडे को अपने वो यजमान को दिया करते थे। पूजा पाठ में उसका प्रयोग होता है। तो गंडों को वो गांव गांव में बांटा करते थे और उन गंडों के बदले यजमान उस सुमति नामक ब्राह्मण देवता को पैसे दिया करते थे। तो सुमत की इच्छा थी कि लेखक इस तिंगरी समाधि गिरी पर कुछ दिनों 2-4 दिन यहां पर विश्राम करें और तब तक हम आसपास के गांव में जाकर के ये गैंडे दे आए। लेकिन लेखक इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि वो जल्द से जल्द तिब्बत अर्थात तिब्बत की राजधानी लहाजा पहुंचना चाहता था। इसलिए उसने सुमत से कहा कि सुमति, यहां पर से आपको कहीं नहीं जाना है, मेरे साथ ही रहना है और आगे की यात्रा आगे बढ़ानी है। हाँ, तुम पास के गांव में जाकर जो गड्ढे देना चाहते हो उसे अभी देने का प्रोग्राम कैंसिल करो और जब हम लोग लहाजा पहुंचेंगे तो उसके बदले में जितना पैसा तुम्हें मिलने वाला था मैं तुम्हें दे दूंगा। इस बात पर सुमति राजी हो जाता है और उसके बाद सुमति और लेखक आगे की यात्रा शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए वे शेखर विहार नामक एक स्थान पर पहुंचते हैं। शेखर विहार वह जगह है जहां पर जमींदारी प्रथा लागू होती। जमींदारी प्रथा आप सब नहीं जानते होंगे। प्राचीन काल में आज से 50 साल पहले गांव के जो बड़े बड़े लोग होते थे, जिनके पास बहुतेरी खेती होती थी, बहुत सारी खेती होती थी, सैकड़ों बीघे की खेती जिनके पास होती थी, वो गांव के जमींदार कहलाते। और गांव के जमींदार एक तरीके से राजा बनकर घर पर बैठा करते थे और अपनी खेती को भिन्न भिन्न लोगों को बांट दिया करते थे खेती बाड़ी कराने के लिए, और अपने बैठे बैठे उस खेती का प्रबंध देख लिया करते थे। तो तिब्बत में एक शेखर विहार में जमींदारी प्रथा थी। खेती का प्रबंध देखने के लिए बौद्ध भिक्षु नियुक्त किए जाते थे। तो जो बौद्ध भिक्षु नियुक्त किए जाते थे वे खेती का प्रबंध देखते थे। जमींदार अपनी खेती की व्यवस्था करने के लिए बौद्ध भिक्षु को नियुक्त करता था। एक तरीके से बौद्ध भिक्षु उस खेत का उस समय वो मालिक हुआ करता था, वो खेती की व्यवस्था करता था। और जब कभी खेती का प्रबंध देखने वो बौद्ध भिक्षु आता था तो वो राजा की तरह व्यवहार करता था, अर्थात उसे राजा की तरह सम्मान करता था। उसी शेखर विहार नामक स्थान पर लेखक सुमत के साथ पहुंचते हैं। जिस जगह पर वो पहुंचते हैं उस जगह पर जो बौद्ध भिक्षु है उसका नाम है नमसे। नमसे
नमसे एक बौद्ध भिक्षु है जो शेखर बिहार में खेती का मुखिया है, अर्थात उस शेखर बिहार में खेती का प्रबंध नमसे नामक बौद्ध भिक्षु करता है। मेरे प्रिय छात्रों, जिस समय नमसे से मिलने शेखर बिहार में सुमति और लेखक पहुंचते हैं, उस समय भी वो भिखारी के ही वेश में होते हैं। शुरू से वो भिखारी के वेश में ही चले जा रहे हैं, उनकी यात्रा भिखारी के वेश में ही हो रही है। अब सोचो, यदि आपके सामने कोई भिखारी आ जाए तो क्या हम उसका विशेष स्वागत करेंगे? कदापि नहीं। उसे कुछ देकर के अपने दरवाजे से, अपने पास से हटा देंगे, वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नमसे के व्यवहार को देखो। नमसे एक बौद्ध भिक्षु जो शेखर बिहार में खेती का मुखिया है, एक मिलनसार और लोकप्रिय इंसान है, सरल स्वभाव है। इसलिए नमसे जब सुमति और लेखक से मिलता है तो उनके साथ बड़ा आदर का भाव दिखलाता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करता तब भी कोई बात नहीं हो, क्योंकि ये भिक्षु के रूप में थे, ये भिखारी के रूप में थे, और भिखारी को इतना सम्मान कदापि नहीं मिलता जैसा सम्मान नमसे ने इन लोगों को दिया। उस शेखर बिहार में एक भव्य भगवान बुद्ध का मंदिर था, बहुत सुंदर और बहुत विशाल। उस मंदिर में भगवान बुद्ध की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, जिनमें भगवान बुद्ध के उपदेश लिखित थे। उस मंदिर का दर्शन करने सुमति और लेखक पहुंचते हैं। उस मंदिर से अभिभूत हो जाता है उस मंदिर को देखकर लेखक, और बहुत ही आनंदित होता है। जब उन पोथियों पर उसकी नजर पड़ती है लेखक की, तो उन पोथियों को पढ़ने की लेखक की इच्छा होती है। वो जो पोथियां थी वो मोटे मोटे कागज पर लिखी हुई थी, और उन कागजों को मिलाकर जो एक पोथी तैयार होती थी, पोथी मतलब पुस्तक, एक पुस्तक जो तैयार होती थी, यदि उसका वेट किया जाए, उसका वजन किया जाए, तो प्रत्येक पोथी लगभग 15-15 किलो की होती थी। अंदाजा लगा सकते हो कि जो पुस्तक 15 किलो वेट की होगी वो कितने पेज की होगी? लगभग हजारों पेज की होगी, और मोटे मोटे पन्ने थे। ऐसी 103 पुस्तकें उस भगवान बुद्ध की उस भव्य मंदिर में रखी हुई थी। लेखक उन पुस्तकों को जब देखता है तो अत्यधिक प्रसन्न होता है। आपको पता है, मैंने शुरू में ही कहा था कि राहुल सांकृत्यायन जी जो थे वो घुमक्कड़ी, घूमते थे हमेशा देश विदेश में, विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन किया करते थे, और अध्ययन करके उन सामग्रियों को इकट्ठा करते थे, और अपनी यात्रा वृत्तांत शैली में जब कभी वो लेख लिखते थे तो उन चीजों का वर्णन किया करते थे। तो जो 103 हस्तलिखित प्रतियां थी, उन पुस्तकों को जब वो देखता है तो लेखक बड़ा खुश हो जाता है और उन पुस्तकों को पढ़ने में तल्लीन हो जाता है। एक तरीके से वह पुस्तकों के भीतर था। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आपके बुक में कि लेखक पुस्तकों के भीतर था। इसका मतलब ये हुआ कि लेखक पुस्तकों के भीतर नहीं घुस गया था, लेखक पुस्तकों को पढ़ने में तल्लीन हो गया, लेखक पुस्तकों को पढ़ने में रम गया, उसे बड़ा अच्छा लगने लगा वो उपदेश। उस समय सुमति ने फिर से एक बार लेखक से ये आज्ञा मांगी कि हम आसपास के गांव में जाकर गंडे देना चाहते हैं, और इस बार सुमति ने लेखक को जाने से मना नहीं किया। कारण आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि लेखक सुमति को आसपास के गांव में
जाने से दूसरी बार मना क्यों नहीं किया? पहली बार तो मना किया। पहली बार इसलिए मना किया कि लेखक अकेले अकेले बोर हो जाता और उसे समय काटते नहीं करता। दूसरे उसे जल्द से जल्द लहासा पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए उसने इसीलिए उसने सुमति को गांव में गंडे ले जाने का से मना कर दिया था। लेकिन इस बार मना इसलिए नहीं किया कि वह भगवान बुद्ध के हस्तलिखित पुस्तकों को पढ़ने में उसका मन लग गया। अब लेखक स्वयं सोचने लगा कि ठीक है, सुमति जाएगा, कम से कम 3 से 4 दिन उसे लग जाएंगे वापस आने में, और कम से कम मुझे भी इन पुस्तकों को पढ़ने में 103 पुस्तकें हैं, हमें भी पढ़ने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे, हम भी बोर नहीं रहेंगे, बैठ करके इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, आनंद लेंगे, और 3-4 दिन में जब इन पुस्तकों को खत्म करेंगे तब तक सुमति वापस आ जाएगा। लेकिन सुमति आदेश लेकर के जाता तो है, लेकिन सुबह को जाता है और दोपहर होते होते वो फिर से वापस आ जाता है और कहा कि पास ही के कुछ गांव बचे थे, वहीं पर मुझे देना था, मैं जाकर के गंडे दे आया, और इस प्रकार से मेरा गंडे देने का कार्यक्रम समाप्त हुआ। लेखक की सारी पुस्तकों को पढ़ने की इच्छा अधूरी रह जाती है, लेकिन लेखक ये नहीं कहता है कि अभी हम लोग रुकेंगे, क्योंकि लेखक को भी जल्द से जल्द लहासा पहुंचने की देरी। इसीलिए लेखक सुमत के साथ सीकर बिहार से आगे की यात्रा प्रारंभ कर देता है और नमसे से विदा लेकर अर्थात उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम कर वह अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। और अब वो आगे की यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं और इस प्रकार से लेखक अपने मित्र के साथ लहासा की तरफ प्रस्थान कर देता है, अर्थात वह तिब्बत की तरफ अब उसके कदम आगे बढ़ चुके होते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, इस लहासा की ओर चैप्टर में आपने जिन मुख्य बातों का अध्ययन किया उनका फिर से एक बार मैं आपको सार बता दूं। नंबर 1, लेखक सुमत के साथ नेपाल से तिब्बत की तरफ जाने की सोच रखता है। लेखक तिब्बत की यात्रा है, अपने साथ वह सुमत जिसका नाम लोकजन शेख है उसको लेकर के यात्रा पर जा रहा है। सुमत को अपने साथ इसलिए वो यात्रा पर लेकर गया है कि सुमत वहां के विभिन्न रास्तों से परिचित था। सुमत के जानने पहचाने वाले वहां पर बहुत सारे लोग थे। वह लोगों में लोकप्रिय था क्योंकि वह ब्राह्मण देवता था और गांव में जाकर गंडे दिया करता था। गंडे कपड़े की पतली पतली चीड़ियों से बनी हुई पत्तियां होती हैं जिनका पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए वह सुमत को अपने साथ लेकर गया था। नेपाल से तिब्बत की यात्रा में वह 2 से 3 पड़ावों पर से गुजरता है। सबसे पहले वह चीनी किले पर रुकता है। चीनी किले से जब वो आगे बढ़ता है तो थोंगला के घने जंगलों के बीच से गुजरता हुआ वह डाड़े अर्थात एक ऊंची जगह से ऊंची पहाड़ियों पर से वह आगे की यात्रा को जारी करता है। ऊंची पहाड़ियों पर से फिर वो निचली तलहटी पर आता है तो थोंगला के आगे वो लंकोर पहुंचता है। लंकोर में तिंगरी समाधि गिर पर उसका पड़ाव होता है। तिंगरी समाधि गिर से जब वो आगे बढ़ता है तो तिंगरी समाधि गिर से आगे बढ़ने पर वह शेखर विहार नामक स्थान पर पहुंचता है। शेखर विहार जहां पर उसे एक नमसे नामक एक बौद्ध भिक्षु मिलता है जो शेखर विहार में खेती बाड़ी का प्रबंध करता है, क्योंकि तिब्बत में उस समय जमींदारी प्रथा लागू थी। उस जमींदारी प्रथा में खेती का प्रबंध कुछ बौद्ध भिक्षु किया करते थे। उन्हीं बौद्ध भिक्षुओं में नमसे नामक भी एक इंसान था जो शेखर विहार में खेती का मुखिया था।
शेखर विहार में नमसे से लेखक और सुमन की मुलाकात होती है। उसी शेखर विहार में भगवान बुद्ध का एक भव्य मंदिर था। उस मंदिर पर जब ये लेखक और सुमति जाते हैं तो वहां पर भगवान बुद्ध की हस्तलिखित 103 मोटी मोटी पोथियां रखी हुई थी। लेखक उन पुस्तकों को पढ़ने में रम जाता है और इस प्रकार वो पुस्तकों को पढ़ने में जब रम जाता है तो वहां से वह सुमति को, जबकि पहली बार जब वह तिंगरी समाजगिर में गांव में जाने के लिए आज्ञा मांगा था लेखक से, तो लेखक ने उसे आज्ञा नहीं दी थी। लेकिन दूसरी बार वह उसे जाने की आज्ञा इसलिए दे देता है कि वह पुस्तकों को पढ़ने में तल्लीन हो गया था। उसका समय उन पुस्तकों में बीत रहा था। उसके पास पर्याप्त समय था कि लेखक यदि वो सुमन चला भी जाएगा तो उसे इन पुस्तकों को पढ़ने में आनंद मिलता रहेगा। और इस प्रकार से वह सुमत को आदेश दे देता है। लेकिन सुमत 3 से 4 दिन की जगह सुबह को निकलता है, शाम को दोपहर तक फिर वापस आ जाता है और उसके बाद आगे की यात्रा ये लोग जारी करते थे। इस पाठ में आपने ये भी जाना था कि तिब्बत के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा होता है। आपको पता चल गया होगा कि तिब्बत के लोग बड़े ही धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। वहां पर जाति प्रथा और छुआछूत का भेदभाव नहीं था। वहां की औरतें पर्दे में नहीं रहती थी। वे आए हुए अतिथियों का भरपूर स्वागत करती थी। अतिथियों को यदि चाय पीने की आवश्यकता होती थी तो वो अपने साथ लाए हुए चाय की सामग्री को उन औरतों को दे दिया करते थे और औरतें चाय बना करके एक मिट्टी के बर्तन में उन्हें चाय पीने के लिए दे दिया करती थी, क्योंकि उसमें मिट्टी की पात्री उनके पास हुआ करते थे। आपने ये भी जाना था कि उस चाय में सोडा, नमक और मक्खन डाला जाता था। चाय में यही चीजें प्रयोग हुआ करती थी जिन्हें जाने वाले अतिथि लोग अपने साथ रखा करते थे। आपने उस चैप्टर में ये भी जाना था कि डाणा जो एक निर्जन स्थान था, वो डाणा केवल एक निर्जन स्थान था। वहां पर केवल डाकू ही रहा करते थे जो आने जाने वाले यात्रियों को पहले मार डालते थे, उसके बाद उनके सामानों को लूट लिया करते थे, क्योंकि उन्हें भी अपनी जान का खतरा, क्योंकि उन्हें भी भय बना रहता था कि यदि हम जिन यात्रियों को लूटे हैं वो हमारी पहचान यदि बता देंगे किसी को तो हम पकड़े जा सकते हैं। इसीलिए उस निर्जन स्थान पर जाने में यात्रियों को हमेशा भय बना रहता था। और तिब्बत में हथियारों का कानून न रहने के कारण वहां के लोग लाठी डंडे लेकर चलने की बजाय अपने साथ बंदूकें और पिस्तौलें लिए आगे चलते रहते थे। और इसी के साथ ही पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका होगा। आगे फिर हम लोग अगली क्लासों में फिर कभी मिलेंगे। ओके, गुड बाय।